नतीजा, राल्फ नाडर नाम के व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाई। भारत में जेआरडी टाटा ने 1964 में ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना की ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग आम आदमी लोग, मैंगो पीपल टाइप के लोग, हमारी बात सुनेगा ही कौन, जिसके उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो सके। जैसे कि तिरुपति बालाजी, कुछ समय पहले उत्तराखंड में एक नदी को व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया था। जैसे कि मैं बाजार में गया, मैंने पार्ले जी खरीदा और मैं खा गया, तो मैं हूं अंतिम उपयोगकर्ता, मैं हूं उपभोक्ता, मैं उपभोग कर रहा हूं पार्ले जी का। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की पेपर 7 की क्लास लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने। हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। दोस्तों, उपभोक्ता कौन होते हैं? उपभोक्ता यानी आपके हमारे जैसे लोग, आम आदमी, जो वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार जब हमको कुछ डिफेक्ट, कुछ समस्या मिलती है, तो हम कहां जाए? अगर हम किसी कंपनी से शिकायत भी करते हैं तो उस कंपनी का मन, उस कंपनी के संसाधन हमसे इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो हमारी आवाज को दबा सकती है। वैसे भी वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों के मन में घर बना ही रहे हैं, हमारी आवाज सुनेगा कौन? तो लोगों को इसी कॉरपोरेट अत्याचार से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्थापना की गई थी। और आज के समय में जब ई कॉमर्स का जमाना है, जब आप घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं, घर बैठे सेवाएं हासिल कर सकते हैं, तो इस बदलते युग में उपभोक्ता संरक्षण को नया आयाम देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी बनाया गया। लेकिन आज का हमारा टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 तक सीमित है। अगली क्लास में हम लोग 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहली चीज है कि उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार क्या होते हैं, अनुचित व्यापारिक व्यवहार यह क्या होता है, प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार क्या होता है। परिभाषा से आगे हम जानेंगे कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए देश में किन संस्थाओं का गठन किया गया है, उपभोक्ताओं की शिकायतों को ग्रहण करने और उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में किस तरह का ढांचा बनाया गया है, और किस तरह से हमारे देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो कि उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। तो वो शक्तियां भी हम जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग व्यापक रूप से इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल उठते हैं, अगर आप किसी भी तरह का चैलेंज महसूस कर रहे हैं पेपर 7 में, तो आप हमको इस प्लेटफॉर्म पे जरूर अपने डाउट्स बताइए, अपनी दुविधाओं को शेयर कीजिए। और अगर आप आंसर चेक कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके हमारे साथ अपने आंसर शेयर कीजिए, ताकि हम उस पर अपना ओपिनियन दे सकें और आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो दोस्तों, उपभोक्ताओं के बारे में जो हम आज अध्ययन करने वाले हैं, ये आप आम आदमी की जिंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग आम आदमी लोग, मैंगो पीपल टाइप के लोग, हमारी बात सुनेगा ही कौन। लेकिन आप जान लें कि एक तो आप अकेले नहीं हैं, दूसरा आप सूचनाओं से, अपनी समझदारी से सशक्त बनते हैं। और इसकी कहानी काफी पहले शुरू हो गई थी। उपभोक्ता आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, ये 1960 के दशक के अमेरिका में शुरू होती है, जहां पर लोग बहुत बेहतर जीवन जी रहे थे, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों की कमी की वजह से कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियों के खराब सामान की ठगी का शिकार हो रहे थे। नतीजा, राल्फ नाडर नाम के व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 1962 में जॉन एफ कैनेडी के प्रयासों से उपभोक्ता अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स में शामिल किया गया और राल्फ नाडर को कहा गया उपभोक्ता अधिकारों का पितामह। भारत में जेआरडी टाटा ने 1964 में ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना की ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। और 1974 से ही बीएम जोशी के नेतृत्व में भारत में उपभोक्ता आंदोलन तेजी से चले। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के समय 1986 में बहुत सारे नए कानूनों के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भी पास हुआ। इसी समय आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बने, इसी समय अत्याचार निवारण अधिनियम बने, इसी समय आईटी से संबंधित बहुत सारे रेगुलेशन आए हैं। तो ये एक नया दौर था भारत के लिए। और तब से अब तक लगातार उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रयास चलते रहे हैं और हम स्कूल लेवल से लेकर के आपका आम आदमियों के घरों तक और कॉर्पोरेट हाउसेस तक
हर जगह जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रसारित कर रहे हैं और लोगों को सशक्त बना रहे हैं कि वो अपनी आवाज उठाने से पीछे ना हटे। यही आज के हमारे इस लेक्चर का उद्देश्य भी है कि आप जानें और सशक्त बने। आज के टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे उपभोक्ता से संबंधित परिभाषाओं से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बहुत स्पष्ट परिभाषाएं रखता है। न केवल आप इनको नोट करेंगे बल्कि इससे जुड़े कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर भेजेंगे। सबसे पहली बात है कि व्यक्ति कौन होता है। व्यक्ति की परिभाषा जो है, पिछले साल छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस के प्रश्न में आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत व्यक्ति की परिभाषा पूछी गई थी। तो व्यक्ति की परिभाषा सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं। यहां पे व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक पर्सन, एक व्यक्ति नहीं है, मैं, आप, महिला, पुरुष, तृतीय लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। व्यक्ति का के और भी कई मतलब, कई अर्थ जो है वो यहां पर स्पष्ट किए गए। व्यक्ति के कई अर्थ स्पष्ट किए गए हैं। व्यक्ति के संबंध में यह कहा गया कि व्यक्ति का मतलब है सबसे पहले तो व्यक्ति, पर्सन, है ना, महिला, पुरुष, एनीबडी, वन पर्सन, इंडिविजुअल। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति का मतलब हो सकता है आपका व्यक्तियों का समूह, कोई समाज। तीसरा, व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया कोई भी सामाजिक संगठन, एनजीओ, सोसाइटी, ये भी व्यक्ति कहलाएंगे। चौथी बात, अगर व्यक्ति मिलकर के कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं उन्हें भी व्यक्ति माना जाएगा। पांचवी बात, अगर व्यक्ति मिल करके कोई फर्म का निर्माण करते हैं, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, यह भी व्यक्ति के परिभाषा में आएगा। छठवां, व्यक्ति अगर मिल करके कोई कंपनी बनाते हैं, निगम का निर्माण करते हैं, वो भी व्यक्ति के दायरे में आएगा। और अंतिम, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी कोई कृत्रिम व्यक्ति भी व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। कृत्रिम व्यक्ति हम किसको बोलेंगे? यानी कि कोई ऐसा एंटिटी, कोई ऐसा अस्तित्व जिसके उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो सके। जैसे कि तिरुपति बालाजी, है ना, तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी भगवान है, तो उनको जो है व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ, उनको व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। कुछ समय पहले उत्तराखंड में एक नदी को व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो समय समय पे सरकारें, न्यायालय और इनकम टैक्स एक्ट में ये जो कॉन्सेप्ट है कृत्रिम व्यक्तित्व या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का, इसे भी व्यक्ति कहा गया है। अब हमने व्यक्ति की इतनी लंबी परिभाषा इसलिए दी क्योंकि इनमें से कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लोगों का समूह हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे कोई एनजीओ हो, वो सामानों का इस्तेमाल करते हैं और सामानों का इस्तेमाल करते हुए वो हैं उपभोक्ता। ठीक है, इसलिए व्यक्ति शब्द का अर्थ व्यापक होना ही है। अगली परिभाषा है उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता है व्यक्ति, तो उपभोक्ता होने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? व्यक्ति। इसीलिए व्यक्ति की लंबी परिभाषा थी। उपभोक्ता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु का या किसी भी सेवा का अंतिम उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कि मैं बाजार में गया, मैंने पार्ले जी खरीदा और मैं खा गया, तो मैं हूं अंतिम उपयोगकर्ता, मैं हूं उपभोक्ता, मैं उपभोग कर रहा हूं पार्ले जी का। अगर मैं बाजार में गया, मैंने पार्ले जी खरीदा और किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो मैं हूं विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर मैंने आटा खरीदा और उसको जो है अवन में रख करके बिस्किट बनाया और बिस्किट को जो है पैक करके बाजार में बेच दिया, मैं हूं विनिर्माता, उत्पादन करता। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। तो यहां ध्यान रखना है, जो अंतिम रूप से इस्तेमाल करता है उसके आगे इस्तेमाल नहीं होता, वही है उपभोक्ता। वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप से उपयोग करने वाला व्यक्ति, और व्यक्ति की परिभाषा भी मैंने बताई। ध्यान देना है, किसी भी कमर्शियल या व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यक्ति ने सामान ना खरीदा हो, ठीक है, या फिर उसे आगे बेचने के लिए, उसको व्यावसायिक रूप से वितरित करने के लिए यह सामान ना खरीदा गया, तभी अंतिम उपयोगकर्ता जो है उपभोक्ता कहलाएगा। उपभोक्ता के बाद आते हैं उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकार जो हैं, ये उपभोक्ताओं के कुछ खास अधिकार हैं जो इस अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं। ध्यान देने की बात है, उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उसमें सबसे पहला अधिकार है जानने का अधिकार। अब जो भी सामान खरीदते हैं उसके बारे में समस्त जानकारी रखने का आपको अधिकार है। ठीक है,
आप जिलेट का सेफ्टी रेजर खरीदने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने ब्लेड लगे हैं और इसके साथ साथ कि उसमें जो है उसका डिजाइन या ढांचा जो है वो सुरक्षा मापदंडों के हिसाब से है कि नहीं। अगर आप कार खरीदने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने सीट बेल्ट्स हैं, कितने एयर बैग्स हैं सुरक्षा के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कि उसके चक्के में कितनी हवा भरी होनी चाहिए और उनकी टंकी का साइज कितना है। हर चीज, हर स्पेसिफिकेशन आप जान सकते हैं। जानने के बाद आपको चुनने का अधिकार है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग अधिकार है। अगर मार्केट में आप ब्रेड खरीदने जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि 6 तरह की, 7 तरह की, कितने तरह की ब्रेड है। ठीक है, दुकानदार के दुकान में 5 तरह की ब्रेड है, पांचों वो आपको दिखाए, पांचों का कीमत, पांचों का न्यूट्रिशन में कंपेयर करे, तब कहीं जा करके आपको कोई सामान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकानदार को जो अच्छा लगे वो आपको बेचे, मजबूर कर दे कि आप वही खरीदे, है ना। ये ई कॉमर्स पे भी लागू होता है कि अगर आप अमेजन में गए, आपने बोला कि मुझे मोजे चाहिए और अमेजन एक ही मोजा दिखाता है, बोलता है लेना है तो ले, नहीं तो भाड़ जा। ऐसा नहीं चलना चाहिए भाई, क्योंकि आपको चॉइस मिलनी चाहिए, है ना, चुनाव करने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी आप कीमत और खूबियों के हिसाब से बढ़िया सामान लेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। जानने चुनने के बाद आपको अधिकार है सुनाने का। सुनाने का मतलब है सामान्य भाषा में कि आपको अपने सामान में कोई डिफेक्ट मिला, अपने सामान के परफॉर्मेंस में कोई डिफेक्ट मिला, आप कोई सेवा लेने गए, मान लीजिए कि आपने फ्लाइट बुक कराया और आप वहां पहुंचे और पता चला फ्लाइट वाले ने बोला हमारे में तो सीट नहीं है जी, आपको पैसा वापस कर देते हैं। नहीं, आपको कोई भी समस्या, कोई भी त्रुटि किसी सामान या सेवा में मिलती है तो आपको डांटने का अधिकार है, आपको उसको सुनाने का अधिकार है, आप उससे जुड़ी हुई बातों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सुनाने का अधिकार, ठीक है। सुनने सुनाने के अधिकार के बाद आपको अधिकार है शिकायत करने का अधिकार। शिकायत करने का अधिकार मतलब अगर आपको किसी सामान में कोई त्रुटि मिलती है, कोई कमी मिलती है, ठीक है, तो आप उससे जुड़ी हुई शिकायत न सिर्फ कंपनी से कर सकते हैं बल्कि अन्य एजेंसियों से कर सकते हैं जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बना है। सोशल मीडिया पे शिकायत कर सकते हैं, सरकार से शिकायत कर सकते हैं। यह शिकायत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिकायत करने का अधिकार, इसके अलावा आपको है सुरक्षा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार, कोई भी परिसंकटमय वस्तु या सेवा आपको नहीं बेची जानी चाहिए। परिसंकटमय या जोखिमपूर्ण का मतलब है डेंजरस, जिससे आपकी जान को, आपके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो किसी भी परिसंकटमय और डेंजरस वस्तु को आपको ना बेचा जाए, अगर बेचा जा रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उसके हैंडलिंग का तरीका आपको बताया जाए, सारे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। मान लीजिए आप चूहों को मारने के लिए चूहा मार दवाई ले आते हैं, सामने वाले ने ऐसे निकाला, दवाई पुड़िया में भरा और दे दिया। घर में आप आके रखे हैं, इधर वो दवाई जो है वो नीचे जमीन पे गिर गई, किसी बच्चे ने खा लिया, उसकी जान पे खतरा आ जाएगा। सही तरीके से पैकेजिंग हो चूहा मार दवाई की, सही तरीके से उसको मार किया गया हो और आपको सारे सेफ्टी मेजर्स बताए गए हो कि भाई इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है, तो आपको सुरक्षा का अधिकार है। जोखिमपूर्ण वस्तुओं, डेंजरस हजार्डस मटेरियल के बारे में आपको सारी जानकारी और सिक्योरिटी नॉर्म्स, सुरक्षा मानक आपको मिलने चाहिए, उसकी जानकारी, उसकी व्यवस्था आपको देनी चाहिए। तो उपभोक्ताओं को इसका अधिकार है। और शिक्षा का, शिक्षा या उपभोक्ता जागरूकता, जागो ग्राहक जागो आंदोलन का नाम आपने सुना है। आपको जागो ग्राहक जागो की तरह जागरूक बनाने का भी आपका पूरा प्रयास होना चाहिए, कंपनियों का पूरा प्रयास होना चाहिए, मीडिया का पूरा प्रयास होना चाहिए, सरकार का। तभी ग्राहक लोग शिक्षित होंगे, सही तरीके से सामान, वस्तुओं और सेवाओं को चुनेंगे और उनके हित सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारे अधिकार जो हैं, जानने, चुनने, सुनाने, सुरक्षा, शिकायत, शिक्षा, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं, ये सब कहलाते हैं उपभोक्ता अधिकार, जो ऑलरेडी आपको मिले हुए हैं, है ना। आपको किसी से इसको मांगना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपके अधिकार हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विनिर्माता। विनिर्माता किसको कहा जाएगा? तो विनिर्माता ऐसे व्यक्ति या ऐसे कंपनी को कहा जाएगा जो कि किसी भी सामान का निर्माण कर रही हो, है ना, जीरो से उस सामान को, कच्चे माल से उस सामान को बना रही हो और आपको दे रही हो। जैसे पार्ले जी, बिस्किट उठाया, बनाया, दे दिया। जैसे
आपका वीको कंपनी, उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, वीको वज्रंती क्रीम बनाया, दे दिया। तो कोई भी विनिर्माता वो है जो सामानों का उत्पादन करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, विनिर्माता उसको भी कहेंगे जो सामानों के किसी पार्ट्स का उत्पादन करती हो। ठीक है, मान लीजिए आप एप्पल का फोन खरीदते हैं, उसका जो माइक्रोचिप है वो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना के देती है। ठीक है, तो वो ताइवान की कंपनी भी विनिर्माता कहलाएगी, और डिफेक्ट के लिए सिर्फ एप्पल नहीं बल्कि ताइवान की कंपनी भी जिम्मेदार होगी। तो पार्ट्स का निर्माण। तीसरी बात, अगर पूरा भी नहीं बनाते, पार्ट्स का भी नहीं बनाते, सिर्फ असेंबली करते हैं, तो भी आप विनिर्माता कहलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एप्पल कंपनी जो है उसने पुणे में अपना प्लांट खोला, चाइना से सामान लेके आए और इंडिया में उसको असेंबल कर दिया और आपको दे दिया, एप्पल आपका विनिर्माता ही कहलाएगी। अब आप बोलेंगे सर एप्पल का फोन तो एप्पल का ही है, तो चलिए मैं और इंटरेस्टिंग बताता हूं। वेदांता कंपनी और फॉक्सकॉन कंपनी के बीच में समझौता हुआ है इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो वेदांता जो है वो सेमी फर्निश्ड सेमीकंडक्टर्स जो है वो लेकर के आएगी इंडिया, उसको फर्निश्ड सेमीकंडक्टर्स बनाएगी और अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगाएगी और वो इक्विपमेंट आपको बेचेगी। ठीक है, तो आपका जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको असेंबल करके और सामान आपको बेचने वाली कंपनी भी विनिर्माता है। तो चाहे पूरा बनाए, चाहे आधा बनाए, चाहे सिर्फ असेंबली करे। और चौथा, अगर कोई कंपनी सामान बनाए ही नहीं लेकिन किसी और से सामान खरीद के उस पे अपना ब्रांड, अपना लोगो चिपका दे, वो भी विनिर्माता। तो चारों तरह के लोग फुल विनिर्माता है। चाहे आप सामान बनाओ या मत बनाओ, आपके नाम पे बिक रहा है, आपके लोगो पे बिक रहा है, आप विनिर्माता हैं। आप असेंबल कर रहे हैं तो भी, आधा बना रहे हैं तो भी, पूरा बना रहे हैं तो भी। तो ये हो गया विनिर्माता। तो विनिर्माता ही अक्सर उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं भाई। फिर आता है परिवाद यानी कि कंप्लेंट। अगर आपको किसी सामान में कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि या आपके खिलाफ कोई भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है तो आप परिवाद यानी कि कंप्लेंट कर सकते हैं। तो परिवाद यानी कि कंप्लेंट का मतलब होता है आपका, अगर आपके खिलाफ हुआ है, आपको मिलता है सामान में कोई कमी के आधार पर परिवाद कर सकते हैं। दूसरा, त्रुटि के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा, आपके साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार हुआ है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। चौथा, आपके खिलाफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आरटीपी हुआ है। या पांचवा, आपको कोई जोखिमपूर्ण वस्तु, हजार्डस वस्तु, डेंजरस वस्तु दी गई है, तब आप शिकायत कर सकते हैं। तो इन 5 स्थितियों में आप शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने वाले को हम बोलते हैं परिवादी। परिवादी का मतलब समझते हैं कि जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है, जो व्यक्ति शिकायत करता है। शिकायत करने वाला कौन हो सकता है? शिकायत करने वाला होता है उपभोक्ता, आप और हम। ठीक है, मार्केट में गए, जूता खरीद के लाए, दूसरे दिन फट गया, शिकायत करने जाएंगे ना? हम हैं उपभोक्ता, हमने जूता खरीदा उपभोग करने के लिए, फट गया। ठीक, तो परिवादी, कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करने वाला। तो शिकायत करने वाला अक्सर उपभोक्ता ही होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। कौन कौन परिवादी हो सकता है? नंबर एक उपभोक्ता जिसने सामान खरीदा है वो हो सकता है परिवादी। अब अगर वो उपभोक्ता जो है वो मर जाए, है ना, सामान खरीद के लाया, गाड़ी खरीद के लाया, गाड़ी में लिखा था एयरबैग है, गाड़ी टक्कर हुई, एयरबैग खुला नहीं, मर गया बंदा, तो उपभोक्ता तो मर गया। तो उपभोक्ता के उत्तराधिकारी नंबर 2। नंबर 3, उपभोक्ता के संरक्षक। अगर कोई उपभोक्ता छोटा है, बच्चा पेंसिल खरीद के ले गया, ठीक है, उसमें लिखा था ये पेंसिल जो है इसके अंदर ग्रेफाइट है, और पता चला पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है ही नहीं, तो बच्चा जो है जाके बोलेगा अरे इस पेंसिल के अंदर तो काला है ही नहीं, इसका लीड गायब है। दुकानदार बोलेगा चल भाग, कंपनी से बोलना। नहीं, वो छोटा बच्चा भी उपभोक्ता है, उसके भी उतने ही अधिकार हैं, उसके तरफ से उसके माता पिता जो है वो शिकायत कर सकते हैं, परिवादी बन सकते हैं। तो उपभोक्ता के गार्जियंस। फिर चौथे नंबर पे आता है उपभोक्ताओं का समूह। एक से ज्यादा उपभोक्ता भी पीड़ित हो सकते हैं भाई। जैसे कुछ समय पहले मैगी में लेड निकल रहा था, तो जितने लोग मैगी खा रहे थे सब लोग जो है शिकायत करने पहुंच गए। ठीक, तो उपभोक्ताओं का समूह। चौथी बात है पांचवा है उपभोक्ता संगठन। ऐसे एनजीओज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, उसके लिए केस लड़ते हैं, लोगों को अवेयर बनाते हैं। उपभोक्ता संगठन ये भी हो सकते हैं परिवादी। ठीक है,
तो इस तरह से परिवादियों की परिभाषा जो है वो बहुत ही लंबी है। तो जो भी व्यक्ति उपभोक्ता है या उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि लोग उपभोक्ता तकलीफ पा रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, है ना, चुपके चुपके सुमड़ी में आके बोलते हैं, खुलेआम बोलने से कतरा रहे हैं, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनसे जुड़ा हुआ कोई संगठन यानी सरकार खुद भी परिवादी हो सकती है, खुद ही कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है, मान लीजिए लोग जो हैं वो चाइनीज मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज मोबाइल में स्पाईवेयर या कुछ आपके डेटा थेफ्ट से रिलेटेड उसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं, लोगों को पता है, लेकिन लोग इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं, पता नहीं क्या चीज हम लोग का जो है डेटा चोरी कर ले, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो सरकार उनके तरफ से केस कर देगी। ठीक, तो सरकार भी, और अब 2019 के कानून में उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, ये भी आपका परिवादी हो सकती है। तो बेसिक परिभाषाओं में हमने काफी समय दिया, बेसिक चीजें आपके समझ में आ गई। अब थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे। परिभाषाएं भी खत्म नहीं हुई है। आपके अधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो होता है अनुचित व्यापारिक व्यवहार की वजह से। तो कोई भी व्यापारी, कोई भी विनिर्माता, कोई भी कंपनी आपके अनुचित व्यापारिक व्यवहारों का प्रदर्शन करती है, आपके अधिकारों को चलती है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए अनुचित व्यापारिक व्यवहार, ठगी या बदमाशी क्या है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार का जो केंद्र है वो है झूठ, लाई। आपसे अगर झूठ बोला जाता है तो समझिए कि आपके साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो रहा है। झूठ की श्रेणी में क्या क्या आता है, तो चलिए देखते जाते हैं। झूठ की श्रेणी में आता है झूठी जानकारी देना, झूठी जानकारी देना, झूठी जानकारी के अलावा, झूठी जानकारी के अलावा आपको झूठा विज्ञापन दिखाना, झूठा विज्ञापन, झूठे ब्रांड एम्बेसडर लेकर के आना, है ना, जैसे अमिताभ बच्चन भेजते हैं इमामी क्रीम, वो होते हैं ब्रांड एम्बेसडर, है ना। विमल में आपने अजय देवगन को देखा होगा, आजकल शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी आ रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जो उस सामान को यूज ही नहीं करते या फिर झूठे वादे करके आपको सामान बेच देते हैं, तो झूठे ब्रांड एम्बेसडर। झूठे ब्रांड एम्बेसडर के अलावा आपका सामान के बारे में झूठी गारंटी, झूठी गारंटी आपको दी जा रही है कि ये सामान ऐसा प्रभाव करता है। आपको सामान के प्रभाव, सामान की उपयोगिता के बारे में भी झूठ बोला जा रहा है, सामान के प्रभाव या उपयोग के बारे में। ठीक है, आप ये दवाई खाइए, आपको 6 महीने में जो है आपके अंदर घोड़े जैसी तंदुरुस्ती आ जाएगी, ऐसा कोई आपका दावा कर रहा है। घोड़े जैसा मतलब क्या, मेरे को टांगा थोड़ी चलाना है, लेकिन नहीं। तो प्रभाव के बारे में अगर कोई आपको झूठ बोलता है, अगर मार्केट में कोई व्यक्ति अफवाह उड़ा देता है, अगर कोई व्यक्ति आपको फ्री गिफ्ट देने का वादा करता है लेकिन एक्चुअल में फ्री गिफ्ट नहीं है, ठीक है, उसका कीमत ऑलरेडी किसी सामान में शामिल है, आपको जबरदस्त डिस्काउंट का ऑफर दिया जाता है लेकिन एक्चुअल में वो डिस्काउंट है ही नहीं, तो ये इन सभी चीजों के बारे में झूठ बोल करके अपने ग्राहकों को लेकर के आना, अपने ग्राहकों को आकर्षित करना, ये सब है अनुचित व्यापारिक व्यवहार। और उसके अलावा दुष्टता या धड़ल्ले से गुंडागर्दी जो है, ये भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार में आता है। तो मैं जिसको दुष्ट प्रकार के अनुचित व्यापारिक व्यवहार बोलता हूं, उसमें सबसे पहला आता है सामान के लिए रसीद न देना। अगर रसीद नहीं मिला और आप फिर भी पैसे वापस लेने गए तो पैसे वापस ना करना, पैसे वापस ना करना। हाँ, कई बार होता है, आप मान लीजिए कुछ खरीद के लाए, बाद में आपको नहीं जमा, पैसे वापस मांगने लगे, रिफंड ही नहीं करते। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं, इसके बदले कुछ और सामान ले लो। आपको या तो नकली सामान टिकाना, ठीक है, नकली सामान आपको टिका देना असली सामान बोल करके, या पुराना सामान टिका देना कि भाई एकदम नया फ्रेश माल आया है आज सुबह सुबह, ऐसा बोल के आपको ब्रेड दिया, पता चला ब्रेड जो है वो 4 दिन पहले का बना हुआ है। आपको बोला ये लेटेस्ट फैशन का स्वेटर आया हुआ है, पता चला वो 3 साल पहले आया था, गोदाम में रखा हुआ था। तो नकली माल या पुराना माल
नकली सामान या पुराना सामान आपको बेचना, ये जो है आपका अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। अनुचित मतलब गलत, गलत है कि नहीं ये सब, ठीक है। आपको जोखिम पूर्ण वाला सामान बेचना, जोखिम पूर्ण सामान यानी कि हजार्डस मटेरियल, डेंजरस मटेरियल, जहरीला सामान, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट, मान लीजिए आप मिक्सी खरीद के लाते हैं, उसको पता है मिक्सी का जो स्विच है वो स्पार्क करता है, शॉर्ट होता है, जैसे ही आप लगाए चालू किया मिक्सी भड़ से फूटा, आपका हाथ जल गया, ठीक है। तो जोखिमपूर्ण हजार्डस सामान, या फिर जमाखोरी के द्वारा दाम बढ़ाया हुआ सामान, जमाखोरी करके सामानों का दाम बढ़ा देना, और सबसे अंतिम में आता है सबसे खतरनाक, डेटा लीक। सबसे खतरनाक मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है। आज ही कल इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोग इससे पहले इस पे सोचते भी नहीं थे, ठीक है। तो यह है अनुचित व्यापारिक व्यवहार का तंत्र। कम से कम 15 तरह से आपको जो है ठगा जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। देखिए, झूठ के आधार पे अनुचित व्यापारिक व्यवहार कैसा होता है? अगर आपको कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी झूठी जानकारी देती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी सेवा के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके यहां आकर के बोलता है हमारे यहां से 100 सिलेक्शन हुए हैं आईएएस में, 500 सिलेक्शन हुए हैं पीएससी में, हमारे यहां जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होना गारंटीड है, ठीक। ये जानकारी आपको मिल गई, आपने उनके दावे के बारे में सोचा यार इतने सेलेक्ट हो रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे, हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, अभी कुछ आईएएस की तैयारी कराने वाले संस्थानों ने यह दावा किया कि पिछले साल के पीएससी में 300, 400, 500 सिलेक्शन, आधे से ज्यादा सिलेक्शन, टॉपर्स में से आधे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बाद में पता चला ये पूरी तरह से झूठ था। इनफैक्ट एक संस्था है, उसने तो यह दावा किया था कि 2015 में आईएएस का जो टॉपर था वो हमारे इंस्टीट्यूट से था। बाद में पता चला 2015 में तो वो संस्थान, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बना ही नहीं था। तो कोई भी जानकारी आपको जब झूठी दी जाती है, गलत दी जाती है, असत्य, भ्रामक, अस्पष्ट, मिथ्या जानकारी आपको दी जाती है, तो आपको ठगा जा रहा है। ये जो गलत जानकारी है वो किसी भी वस्तु की P3, Q2 और S1 के बारे में हो सकती है। PQRS होता है वैसे ही। P फॉर प्राइस, कीमत के बारे में झूठ बोलना, एकदम कौड़ियों के दाम कार मिल रहा है, कोई बोलेगा, आप बोलेंगे यार कौड़ियों के दाम मतलब कितना, वो बोलेगा मात्र 11 लाख में। आइए कौड़ियों के दाम है क्या? तो प्राइस के बारे में झूठ बोलना, प्यूरिटी, शुद्धता के बारे में झूठ बोलना, पोटेंसी यानी कि क्षमता के बारे में झूठ बोलना। तो किसी भी वस्तु की जानकारी यानी प्यूरिटी, पोटेंसी और प्राइस के बारे में झूठ बोलना। Q2 क्वालिटी या क्वांटिटी, Q एंड Q क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में झूठ बोलना, और S1 यानी कि स्टैंडर्ड के बारे में झूठ बोलना। तो ये झूठी जानकारी जब आपको दी जाती है तो समझिए कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपको बोला 1 किलो घी, शुद्ध देसी घी हमने दिया है, ठीक है, ये आप खरीद लो। आप घर आके देखे, चेक किए, पता चला ना वो 1 किलो जो है वो 900 ग्राम है, और वो जो घी है वो घी नहीं, डालडा है। तो प्यूरिटी खराब हुई, पोटेंसी खराब हुई, क्वांटिटी आपको गलत बोला, क्वालिटी आपको गलत बोला, और आखिरी में जो है प्राइस पे भी धोखा दिया गया। तो ये सब जानकारी का झोल है। विज्ञापन, विज्ञापन तो जी फेमस ही है। आप लोगों ने वो सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, है ना। तो म्यूचुअल फंड्स ऐसे विज्ञापन करते थे कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ अमीर बन जाओ। फिर क्या था, लोग लगा देते थे, फिर धीरे से उनको कहा गया कि भाई ग्राहकों को सक्रिय जानकारी दो, तो वो लोग ऐसे जानकारी देते थे, म्यूचुअल, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। फिर उनसे कहा कि नहीं, ऐसे बोलो, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड में कोई निवेश करता है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, पैसा डूब सकता है। तो विज्ञापन जो है वो लोगों को इस तरह की कड़वी सच्चाइयां नहीं बताता। तो झूठा विज्ञापन देना, कड़वी सच्चाइयां ना बताना, ये गलत है। ब्रांड एम्बेसडर्स, झूठे ब्रांड एम्बेसडर, आप ये कहें, मान लीजिए कोई बनियान कंपनी है, वो बोलती है कि हमारे बनियान अक्षय कुमार पहनते हैं,
और अक्षय कुमार जाके पूछा, सर आप ये कंपनी का बनियान पहनते हैं? अक्षय कुमार बोला, ये कंपनी का तो मैं नहीं पहनता है, मैं तो रूपा का बनियान पहनता हूं। तो फिर मामला झूठा हुआ ना। या फिर ब्रांड एम्बेसडर सामान के किसी ऐसी चीज की खूबी बताते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं है। ऋतिक रोशन बोलेंगे माउंटेन ड्यू पीने के बाद मैं इस पहाड़ से उस पहाड़ कूद जाता हूं, वो तो गलत बात है, एकदम झूठ है। लेकिन ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो नीचे में लिखते हैं ये स्टंट जो है ट्रेनिंग के बाद और विशेषज्ञों के सामने परफॉर्म किया गया है, इसका माउंटेन ड्यू पीने से कोई संबंध नहीं है। वो नीचे लिखा था, वो छोटा छोटा बारीक लाइन में। अब आप समझ रहे हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए, बहुत फेमस हो गए, लोग हो गए, हम उन लोगों से जुड़ाव रखते हैं इसलिए उस सामान को खरीदते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि वो सामान बेचने के लिए हमको उन लोगों की इमेज बेची जाती है और हमें इस झांसे में नहीं आना चाहिए। हम माउंटेन ड्यू खरीद करके ऋतिक रोशन से नजदीकी हासिल नहीं करेंगे। हमें माउंटेन ड्यू आइडियली तो खरीदना ही नहीं चाहिए, और अगर खरीदते हैं तो ये देख के खरीदना चाहिए कि उससे हमको क्या फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रांड एम्बेसडर्स अगर झूठा दावा करते हैं, झूठे दावे को सपोर्ट करते हैं, तो समझिए कि ब्रांड एम्बेसडर भी आपके साथ धोखा कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर कोई दुकानदार अपने माल की झूठी गारंटी देता है, बोलता है 3 साल की गारंटी, और आपको 2 साल बाद ही गारंटी की सुविधाएं नहीं देता। आप कई बार सुने होंगे लाइफ टाइम गारंटी, कोई लाइफ टाइम गारंटी नहीं होती। आपको मैं बता दूं, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लाइफ टाइम शब्द का मतलब हार्डली 3 साल होता है। वो छोटे छोटे शब्दों में लिख के देते हैं। अगर आपसे किसी वस्तु के प्रभाव की आपकी जो है या उसके जरूरत के बारे में झूठ कहा जाता है, अगर कोई कहता है आपकी बॉडी को प्रतिदिन 100 ग्राम कैल्शियम की जरूरत है, आप हमारा टेबलेट खाइए, डेली आपको 100 ग्राम कैल्शियम दे देगा, आप बोलेंगे हाँ यार बॉडी को तो कैल्शियम की जरूरत होती है। फिर आप कैल्शियम टेबलेट खाएंगे, बाद में पता चला कि आपसे झूठ कहा गया था, बॉडी को जरूरत नहीं होती है। तो बस किसी भी प्रोडक्ट के प्रभाव, उसकी जरूरत के बारे में झूठ बोला जाना, ये गलत बात है, ये अनुचित व्यापारिक व्यवहार है, ताकि आप उस सामान को खरीद लें, है ना। बोर्नवीटा पियो, बोर्नवीटा के बिना आप बड़े कैसे होगे? फिर नीचे में लिख के वो लोग देते हैं बोर्नवीटा का ग्रोथ से कोई संबंध नहीं। आप उसको नहीं पढ़ते, आप तो फटफट देख लेते हैं, हाँ यार हमारा बच्चा बोर्नवीटा नहीं पीता है, बड़ा कैसे होगा। तो जरूरत के बारे में, प्रभाव के बारे में झूठ, झूठी अफवाह, विरोधियों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाना। ठीक है, मान लीजिए कि बोर्नवीटा वाले बोले काम्प्लान के डब्बे में से छिपकली निकल रही है, काम्प्लान मत पीजिए, बोर्नवीटा पीजिए। ठीक है, तो ये झूठी अफवाह, गलत बात है। कुछ समय पहले पतंजलि के खिलाफ झूठी अफवाह आई थी कि हड्डी का चूरा मिलाते हैं पतंजलि वाले। इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनके अपने कॉम्पिटिटर्स, और ये गलत है। किसी भी सामान के साथ फ्री गिफ्ट ऑफर करना, लेकिन वो फ्री गिफ्ट फ्री ना होके उसका कीमत ऑलरेडी अगर इंक्लूडेड है, तो समझिए कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। ठीक है, इसके अलावा आपका डिस्काउंट ऑफर करना और डिस्काउंट के नाम पर लोगों को दुकान बुला लेना और फिर डिस्काउंट ना देना है। कई बार लिखे रहता है ना फ्लैट 60% ऑफ, लिवाइस के सारे जीन्स पे फ्लैट 60% ऑफ। आप दुकान जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई फ्लैट 60% में जीन्स खरीदना है। फिर क्या होगा? फिर जो है प्रोडक्ट दिखाएंगे, बोलेंगे ये जीन्स फुल प्राइस पे है, ये जीन्स फुल प्राइस पे है, ये कोने में जो 2 जीन्स रखा है ना ये 60% ऑफ है। तो आप बोलेंगे फ्लैट क्यों लिख के रखा है? वो बोला जीन्स फ्लैट रखा है ना, इसीलिए फ्लैट 60% है, बाकी सब तो फुल प्राइस पे है। अब आप आ गए हो, कोई जीन्स पसंद भी आ गया, तब तक आपको नहीं बताए थे कि 60% ऑफ सिर्फ 2 जीन्स पे है, बाकी सब पे फुल प्राइस। अब आप जो है उसको लेने के जुगाड़ देखोगे, मम्मी पापा को फोन करोगे, पैसा थोड़ा ज्यादा भेज देते, लेवाइस का जीन्स लेना है। तो लेवाइस ने आपको बेवकूफ बना के दुकान तक बुलाया, जीन्स पसंद करवाया और डिस्काउंट भी नहीं दिया। झूठा डिस्काउंट बोलते हैं इसी को। तो झूठे डिस्काउंट ऑफर करना, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा 50% प्लस 50% डिस्काउंट। आप सोचते हैं 50% प्लस 50 100% डिस्काउंट है, क्या मुफ्त में सामान मिलेगा? फिर आप जाते हैं बाजार में, फिर आपको पता चलता है इस पे 50% है, उस पे 50% है, किसी पे 50 प्लस 50 यानी 75% है। तो डिस्काउंट के नाम पे झोल नहीं चलेगा। फिर कुछ अनुचित व्यापारिक व्यवहार दुष्टता पे आधारित है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, आपको रसीद ही ना दी जाए। जब आप शिकायत करने जाओगे क्या दिखा के दावा करोगे? दुकान वाले बोलेंगे देखो रसीद नहीं लोगे तो थोड़ा सस्ता में दे देंगे। उनको पता है ग्राहक को रसीद नहीं दिया, ये कल शिकायत कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो आपके अधिकारों का उल्लंघन है रसीद न देना। अगर आपको वस्तु या सेवा अच्छी नहीं लगती है, आपको पैसे वापस चाहिए, वो ना देना दुष्टता है, गुंडागर्दी है। नकली सामान बेच देना, पुराना सामान बेच देना,
दुष्टता है। जमाखोरी करके किसी भी वस्तु की कीमत को बढ़ा देना बहुत बड़ी दुष्टता है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार। और जोखिमपूर्ण, परिसंकटमय यानी कि हजार्डस वस्तुएं जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके घर परिवार के लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है, ऐसी चीजों को बेच देना। और सबसे अंतिम चीज, डेटा लीक। आज के डेट में आप किसी भी फेमस दुकान में, बड़ी दुकान में जाओ, है ना, आप चाहे रिलायंस ज्वेल्स में जाओ, चाहे पेंटालून्स में कपड़े खरीदने जाओ, चाहे कार खरीदने जाओ, वो बोलेंगे सर आपके सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में हम जो है रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, आप अपना नंबर बता दीजिए प्लीज। कई लोग तो वो भी नहीं बोलते, साफ साफ बोलते हैं सर नंबर क्या होगा। अब हमको ऐसा लगता है भाई नंबर देना बहुत जरूरी है, तो हम बोले हाँ लिख लिख लिख, हाँ मेरा नंबर है फलना ढिमका ढिमका 89 अरे भैया नंबर देना जरूरी नहीं है। वो क्या कोई पुलिस अधिकारी है, वो क्या कोई कानून को लागू कर रहा है, नहीं, पर वो नंबर पूछता है, हम तोते जैसे पट 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 नंबर दे देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमारा नंबर नोट कर लेंगे, फिर हमको मैसेजेस भेजेंगे, फिर हमको जो है ऑफर्स भेजेंगे, फोन करके बताएंगे सर हमारे यहाँ सेल लगी हुई है। इतना ही नहीं, आपका जो फोन नंबर है वो पेंटालून्स कंपनी में आपने पैंट खरीदते समय फोन नंबर लिखवाया था, पेंटालून वाला नाइकी वाले को नंबर दे देगा, नाइकी वाला फोन करके बोलेगा सर जींस खरीद लो तो जूता भी खरीद लो ना नाइकी वाला है, पेंटालून्स के पैंट के साथ बहुत सही जमेगा। आपका फोन नंबर जो है वो वहां से कोचिंग वालों के पास आ जाएगा, वो फोन करके बोलेंगे सर आप छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करोगे। वहां से वो फोन नंबर जो है कूद जाएगा आपका आयुर्वेदिक दवाइयों वाले के पास में, वो बोलेगा सर आप हमारी दवाई खरीदिए, आपको रात को सिर्फ 4 घंटे नींद आएगी, आप मोदी जी बन जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फोन नंबर है वो घूमता है। सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, बर्थडे की भी बात है। आपने अपना बर्थडे नोट करा दिया, अपनी वाइफ का बर्थडे नोट करा दिया, फिर वो जो फोन नंबर है, मान लीजिए आपने रिलायंस ज्वेल्स के पास जो है अपना और अपनी वाइफ का बर्थडे नोट करा दिया। अब रिलायंस ज्वेल्स वाले उसको अनूप चंद तिलोकचंद को भी दे देंगे, अनूप चंद तिलोकचंद कल्याण ज्वेलर्स को, कल्याण ज्वेलर्स तनिष्क ज्वेलर्स को, सारे ज्वेलर्स आपकी वाइफ के बर्थडे के दिन आपकी वाइफ को फोन करके बोलेंगे मैडम आपके बर्थडे पे खास 5% डिस्काउंट मेकिंग चार्जेस पे, और आप गहना खरीदो। अब मैडम जो है बर्थडे के दिन एकदम सज धज के निकलेंगी, चारों ज्वेलर्स के पास चक्कर लगाएंगी, खूब सारा गहना खरीदेंगी एकदम सज धज के जो है, और फिर बिल भेजेंगी आपको। अब आपको लगेगा जिंदगी तो, ये दुष्टता, अनुचित व्यापारिक व्यवहार है, और इसकी सुरक्षा आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ना फोन नंबर दें, ना बर्थडे बताएं, अपने बारे में कोई जानकारी मत दें, सोशल मीडिया पे भी जानकारी देने से बचें। ये उपभोक्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो हमारा विषय है प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो हम लोगों ने देख लिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार, इससे खिलाफ भी कंप्लेंट हो सकती है। प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार का पहला पॉइंट यह है कि आपका जो सामान आप खरीदना चाह रहे हैं उस सामान तक आपकी पहुंच जो है वो बनी रहनी चाहिए, उसको कोई रोके मत। लेकिन जब सिंडिकेट या कार्टेल बना करके सामान के विनिर्माता या विक्रेता जो है ये सामान की कीमत को बढ़ा देते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि कर देते हैं, तो यह है प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार, प्राइस इंक्रीज ड्यू टू मार्केट मैनिपुलेशन। तो कार्टेल बना के कीमत बढ़ाना प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार। दूसरा, आपके सामान की डिलीवरी करने का जो है इन्होंने जिम्मेदारी लिया था, यह डिलीवरी आपको टाइम पे मिलनी चाहिए थी, पर इस डिलीवरी को टाइम पे ना करके इसको देर कर देते हैं ताकि आपको ब्लैकमेल किया जा सके और आपसे ज्यादा कीमत वसूल सके। प्राइस बढ़ाना इसका भी उद्देश्य है। तीसरी चीज, आपने कोई सामान खरीदने का करार किया है या वो सामान खरीद लिया है, अचानक उसकी शर्तों में बदलाव कर देना और उसका कीमत बढ़ा देना, शर्त में बदलाव के द्वारा कीमत बढ़ा देना। और चौथा, किसी भी सामान को आपने खरीदने या किसी भी सेवा को आपने हासिल करने का व्यवस्था किया है, उसके साथ किसी नई वस्तु या सेवा को जोड़ देना, नई वस्तु या सेवा को जोड़ देना, और इसकी वजह से आपका जो सामान का कीमत है वो बढ़ जाएगा। कोई आप जो है मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर खरीदे गए, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलप करा रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से। अब ऐप डेवलप हुआ,
अब आपको कहा गया सर इस ऐप में थोड़े से पैचेस भी आपको लेने पड़ेंगे और उसके साथ में हमारा जो फ्री सर्वर सर्विस लेना पड़ेगा, इन सब की वजह से आपको इतना खर्चा आएगा, तो आप ले लो। आप बोलोगे नहीं नहीं लेंगे, हमको तो सिर्फ ऐप चाहिए। वो बोलेगा नहीं सर फिर तो चलेगा नहीं ऐप। तो शर्त जोड़ करके, वस्तु जोड़ करके आपको जो है हैरस करना, और इन सब का उद्देश्य क्या है? कीमत बढ़ाना। तो कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से जब आपको ऐसे ठगा जाता है तो समझिए कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में। तो इस तरह से परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया। उपभोक्ता के तौर पे आप अगर इतनी व्यापक ज्ञान को जानते हैं, हाँ, तब तो आप सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अटैक कर सकते हैं। और सरकार ने, हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने जो व्यवस्था बनाई है उसका फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं जानते हैं फिर क्या? अब फिर तो आप फंस गए। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके आसपास कोई ना कोई पीएससी की तैयारी कर रहा होगा, उसको पता होगी, या आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आसपास वालों के लिए मसीहा बन के आएंगे और आप जो है उनको सहायता प्रदान करेंगे। फिलहाल आपको जो है इन परिभाषाओं से आगे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो एजेंसियां बनाएंगी, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। चलिए देखते हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से बहुत सारी जो है नई संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये जो संस्थाएं हैं वो उपभोक्ताओं को न सिर्फ जागरूक बनाती हैं बल्कि बहुत सारे अभियान चला करके उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित, आपका दुष्ट और ठगी करने वाली कंपनियों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो लोगों को उपलब्ध कराती हैं। उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है ये आपका 3 स्तर पे है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, ये इसके अध्यक्ष होते हैं उपभोक्ता मामलों के मंत्री, इसके सचिव होते हैं उपभोक्ता मामलों के सचिव, और बहुत सारे लोग होते हैं इसमें जो कि उपभोक्ता मामलों के जानकार और गणमान्य व्यक्ति होते हैं। इनकी मीटिंग होती है साल में एक बार और ये सरकार से सिफारिश करते हैं कि उपभोक्ता नियमों को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए, जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए। सेम चीज राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है, अध्यक्ष होते हैं राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री और इसमें बहुत सारे गणमान्य सदस्य होते हैं, प्लस 10 सदस्य केंद्र सरकार की ओर से भी होते हैं। ये साल में 2 बार बैठक करते हैं और सरकार को उपभोक्ता जागरूकता की सलाह देते हैं, राज्य सरकार को। जिला स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है और कलेक्टर साहब जो है वो भी मीटिंग बुलाते हैं और आपका उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नियमों को लागू करने के तरीके ढूंढते हैं। तो ये तो हो गया जागरूकता। अब आता है, अगर आपके साथ ठगी या दुष्टता हुई है, आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो फिर अटैक। आपको मिलना चाहिए न्याय। तो कोई सामान खरीद के आप फंस गए हो, ठीक है, आपने जूता खरीदा, बहुत ही घटिया क्वालिटी का निकला, तो आपको करनी है शिकायत। पर उसके लिए ध्यान रहे आपके पास रसीद होनी चाहिए कि खरीदी हुई है। फिर बिना वकील की सहायता के आप जो है ऐसे संस्थानों में जा सकते हैं जो आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। ऐसे संस्थानों को हम लेंगे शिकायत निवारण तंत्र में, उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई करने वाले तंत्र। सबसे पहले राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन, ठीक है, 2019 के कानून में इसको कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमीशन कहा गया है, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमीशन। यहां पर यह राष्ट्रीय आयोग कहलाएगा। 1986 कानून में नेशनल कंज्यूमर फोरम या नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन जो है इसके अध्यक्ष होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और इसके अंदर में 4 सदस्य होंगे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहेगा। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी ओर से नियुक्त करते हैं। अध्यक्ष तो सुप्रीम कोर्ट जज हैं। ये जो सदस्य हैं कम से कम 35 साल के हों और ग्रेजुएट हो, उपभोक्ता मामलों में काम किए हों तो और भी अच्छी बात है। ये लोग न्यायालय की तरह बैठते हैं, उपभोक्ता शिकायतें सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा निचले उपभोक्ता अदालतों से जो आपके अपीलें आती हैं उनको सुनते हैं और फैसले सुनाते हैं, ठीक है। इनको पद से हटाने के लिए काफी कठिन प्रक्रिया रखी गई है ताकि इनका पद सुरक्षित रहे और ये निष्पक्ष होकर आपका जो है मामलों की सुनवाई कर सके। राज्य स्तर पे जो है राज्य आयोग की स्थापना की गई है। राज्य सरकार जो है एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में राज्य उपभोक्ता आयोग बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 2 सदस्य भी होते हैं और ये जो हैं 2 सदस्य कम से कम 35 साल के हों, ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है।
इनको भी अध्यक्ष की सलाह पर राज्य सरकार नियुक्त करती है। कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल या 67 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, हाईकोर्ट जज 62 पे रिटायर हो जाते हैं, 5 साल सर्विस करेंगे, 67 के हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा जिला स्तर पे होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, जिसको हम जिला पीठ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग सामान्य भाषा में उपभोक्ता फोरम भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड जिला जज होते हैं, जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है, और जिला जज के यानी कि इनकी सहायता से ही आपका 2 सदस्यों को चुना जाता है। तो रिटायर्ड जिला जज इसके अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य। अगेन सदस्यों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए। कार्यकाल है 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, तो इस तरह से इनकी व्यवस्था है। इन सभी को जो है अर्ध न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, यहां जाकर के आप शिकायत लिखवा सकते हैं। व्यवस्थाएं देखें, शिकायत निवारण तंत्र जो है इसकी व्यवस्था यह है कि आपका जो जिला पीठ या जिला उपभोक्ता फोरम है, ये 20 लाख रुपए तक के जो उपभोक्ता मामले हैं उसको ले सकता है। कोई वस्तु या सेवा 20 लाख रुपए में खरीदी गई है तो उन मामलों को जो है अपनी सुनवाई के अधीन ले सकता है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जिला पीठ या जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग जो है ये आपका 1 करोड़ तक के मामले देख सकता है। तो 1986 में 20 लाख, 2019 के हिसाब से 1 करोड़। राज्य आयोग जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों को देख सकता है। 20 लाख से 1 करोड़। और हमारा जो राष्ट्रीय आयोग है ये आपका 1 करोड़ से ऊपर के मामलों को देखता है। 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के हिसाब से राज्य आयोग 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करता है, और राष्ट्रीय आयोग जो है वो आपका 10 करोड़ से अधिक के मामलों। ठीक है, तो सिर्फ बीच वाला याद करना है, बाकी दोनों तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी अधिकारिता है। इसके अलावा परिवाद की प्रक्रिया तय की गई है। जब भी कोई केस जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के सामने आए तो 21 डेज 21 दिन के अंदर में आपका विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी करना होता है। विरोधी पक्षकार को 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन में विरोधी पक्ष को जवाब देना रहता है। विरोधी पक्ष अगर जवाब दे देता है तो मामला आगे बढ़ता है, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रक्रिया स्वयं जारी रहती है। समय सीमा, किसी भी उपभोक्ता मामले की जो समय सीमा है वो है 3 माह। 3 माह इनकी समय सीमा है। लेकिन अगर किसी वस्तु का प्रयोगशाला में परीक्षण करना है, लैब टेस्ट, और उस लैब की स्थापना भी सरकार करती है, तो यह मामला 5 माह तक जा सकता है, पर 5 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो टाइम टेबल फिक्स है त्वरित न्याय देने के लिए। और अपील की अधिकारिता कुछ ऐसी है कि जिला पीठ जो है वो सीधे शिकायत ग्रहण कर सकती है। जिला पीठ के मामलों के फैसलों के विरुद्ध राज्य आयोग में जो है अपील हो सकती है। राज्य आयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील हो सकती है। राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब देखिए, ये जो हमारे आयोग हैं, ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ये किस तरह से शक्तिशाली होते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं। ताकत बहुत जरूरी है। तो शक्तियां, जिला से लेकर के राष्ट्रीय आयोग तक की जो शक्तियां हैं, इनके पास जांच के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां मतलब ये जो है आपका लोगों को गवाही देने के लिए बुला सकते हैं, समन या वारंट जारी करके बुला सकते हैं, शपथ पत्र पे गवाही ले सकते हैं, दस्तावेज मंगवा सकते हैं, आपका जो है जांच कमीशन भी बिठा सकते हैं। इस तरह से फैक्ट फाइंडिंग का पूरा काम ये कर सकते हैं। सिविल कोर्ट का पावर है। पुलिस को आदेश भी जारी कर सकते हैं, और एक बार किसी फैसले पे पहुंच जाए तो ये बहुत ही कड़े कदम उठा सकते हैं। तो इनके निर्णय, इनके जो आदेश हैं वो भी बहुत ताकतवर होते हैं। ये भी इनकी शक्ति में आते हैं। सबसे पहले तो इनकी शक्ति है त्रुटि दूर करना। किसी भी सामान को रिपेयर करने का आदेश ये दे सकते हैं। रिपेयर करना है ना। मान लीजिए मैंने छाता खरीदा, छाता फट गया, मैंने कंपनी पे दावा किया, कंपनी बोला एक छाते के लिए क्या रोते हो यार, नहीं, छाता रिपेयर करके देना पड़ेगा। अगर रिपेयर करने लायक चीज नहीं है, कोई चीज इतनी बिगड़ गई, रिपेयर करने से नहीं चल रहा, मैंने HP का लैपटॉप लिया, अब वो नहीं चल रहा है, मैंने बोला रिपेयर कर दो, रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो रिप्लेस, आपका रिप्लेस करना मतलब उसकी जगह एक नया सामान देना। तो रिप्लेसमेंट यानी कि बदलाव, ये इसमें चलता है। रिपेयर और रिप्लेस करने से आप खुश नहीं है, उपभोक्ता खुश नहीं है, तो उपभोक्ता को
रिफंड भी दिया जा सकता है। रिफंड मतलब पैसे वापस। अगर कोई उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर के उपभोक्ता फोरम में जाता है, उपभोक्ता फोरम के आदेश पे रिपेयर, रिप्लेस या रिफंड होता है, तो उपभोक्ता के वहां तक आने का खर्चा, उपभोक्ता के जो है इतने लिखा पढ़ी का खर्चा और जो मानसिक प्रताड़ना हुई उन सब का हर्जाना, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो रिफंड के साथ में आपका रिट्रीब्यूशन या रिडेम्पशन देना पड़ता है। रिडेम्पशन यानी कि क्षतिपूर्ति, आने जाने मानसिक प्रताड़ना में जो समस्या हुई, क्षतिपूर्ति या रिडेम्पशन देना पड़ता है। ठीक है, ये तो हुआ ग्राहक के लिए, रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड, रिडेम्पशन। लेकिन कंपनी के ऊपर अलग से भी कार्यवाही करता है फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग जो है ये काम करता है। सबसे पहली कार्यवाही होती है प्रोडक्ट को रोक देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, तो विक्रय को जो रोकने का कार्य है ये आता है आपका रिस्ट्रिक्शन में। तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, विक्रय को रोक देना, रिस्ट्रिक्शन। यानी मान लीजिए कि विमल पान मसाला जो है, अक्षय कुमार ने बोला खा लीजिए, आपने खा लिया, फिर पता चला आपका पेट खराब हो गया, आपके जैसे 100 लोग का पेट खराब हो गया, पता चला उसके अंदर में आपका तंबाकू डाल दिया गया था और बहुत सारे पॉइजनस एलिमेंट्स थे, आपका पेट खराब हो गया। न सिर्फ जितने लोग का पेट खराब हुआ है उनको कंपनसेशन मिलेगा, बल्कि उस सामान को मार्केट से बुला लिया जाएगा। मैगी वाला केस मैंने बताया था, मैगी से जब लीड निकला तो कंज्यूमर फोरम ने कहा सारे मैगी को वापस बुलाओ, मैगी वाले ने तुरंत बुला लिया। तो प्रोडक्ट को बेचने से आपका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन के बाद आता है आपका रिकॉल। आपका वस्तु को जो है बेचने से रोके ही नहीं, आपका वस्तु को वापस बुला लें, रिकॉल कर लें। रिकॉल करने के बाद आप उस वस्तु को जो है पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेरे तरफ से इसके लिए एक शब्द है रेज या डिस्ट्रॉय। ठीक है, विनाश, नष्ट कर देना। इसके अलावा आपने इतना विज्ञापन किया, आपने लोगों को ऐसे खतरनाक सामान बेचे, तो आपके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, अनुचित व्यापारिक व्यवहार संबंधी कार्यवाही। तो अनुचित व्यापारिक व्यवहार का अंत करने संबंधी कार्यवाही होनी चाहिए। और जिस विज्ञापन के माध्यम से लोगों ने वो खरीदा, विमल पान मसाला खरीदा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए एक सुधारात्मक विज्ञापन भी जारी करना चाहिए। अगर झूठा विज्ञापन दिया है तो हमको सुधारात्मक विज्ञापन भी देना पड़ेगा, दोष निवारण विज्ञापन। तो इस तरह से हमको रिडेम्पशन करके देना पड़ेगा, हमको जो है एक तरह से चीजों को पुराने अच्छी स्थिति में वापस लौटाना पड़ेगा, है ना। तो अगली बार अगर कोई फेयरनेस क्रीम ये कहती है कि हम लोगों को गोरा बना देते हैं, तो न केवल ये रेसिस्ट है बल्कि आपको बेवकूफ बनाने का भी प्रयास है। और अगर कंपनी इस चीज को एस्टेब्लिश नहीं कर पाती तो उसको ऐसा विज्ञापन देना पड़ेगा कि हमारी क्रीम लोगों को गोरा नहीं बनाती, हमसे गलती हो गई, माफ कर देना। ठीक है, तो अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए आपका दंड है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार, प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार के लिए जो दंड है 1986 के अधिनियम में बहुत ही सिंपल दंड है। पहले तो जुर्माना लगाया जाएगा, 2 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का यहां पे प्रावधान है। और सजा, छोटी सजा 1 माह, अधिकतम सजा 3 साल तक, 1 माह से 3 साल तक का है। जो बहुत रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, बार बार उपभोक्ताओं के अधिकारों को उल्लंघन करते हैं, उनको ये मिलता है। अब आप बोलेंगे इतने से क्या होता है सर? तो 2019 के कानून में ये जो सजाएं हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, लाखों तक का जुर्माना और सालों तक की सजा। और अगर आपके प्रोडक्ट से, आपके खराब विज्ञापन की वजह से अगर किसी की जान पे बनाती है तो आपको बहुत गंभीर सजा भी दी जा सकती है। इसका यहां पर प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई कॉमर्स को शामिल किया गया है, मीडिएटर्स को शामिल किया गया है। इसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी डाली गई है कि कोई भी उत्पाद को बनाता, बेचता या उसको उपलब्ध कराता है, इवन सप्लाई भी कराता है, तो वो सारे लोग उस उत्पाद के लिए जिम्मेदार है। और उस उत्पादों में जो भी सामान डाला गया है उसका जो भी प्रभाव होता है उसके लिए उन पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। और तो और 2019 का कानून सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नाम के ताकतवर संस्था की स्थापना करता है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक पुलिस की तरह
एक न्यायालय की तरह लड़ाई करता है, तो डबल पावर के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। आर्यन आईएएस के साथ आप लोग जुड़े रहिए, डाउट्स भेजते रहिए। वी लव द क्वेश्चंस, वी लव द वे यू आंसर, और हम लोग आपको अपने फीडबैक देते रहेंगे। हिंदी मीडियम की क्लासेस यूं ही चलेंगी। आप हमसे जुड़े रहें और खुश रहें। धन्यवाद।